Hi. Today we are going to learn our next principles of FIOL, that is remuneration of employees. मतलब employees को किस तरीके से हम remuneration देंगे. The overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. जो भी हम compensation या payment हमारे employees को दें वो दोनों के लिए employees और organization दोनों के लिए fair होना चाहिए. The employees should be paid fair wages which should give them at least a reasonable standard of living. At least हम लोग हमारे एम्प्लॉयज़ को इतना पैसा तो दें या इतना वेजेस तो दें जिससे कि वो एक अच्छा जीवन जी सकें. एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और सेम टाइम पे वो उतना हो कि कंपनी की कैपेसिटी उस अमाउंट को पे करने की. ऐसा नहीं कि कंपनी की कैपेसिटी है ही नहीं पे करने की और उससे ज़्यादा पे तो हम लेबर या एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल. रेम्यूनरेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हो और कंपनी के भी इक्वल हो कि वो भी उसको पे कर सके. दिस विल इंश्योर कॉन्जेनियल एटमोसफियर एंड गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एटमोसफियर और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छे रिलेशंस को डेवलप करेगा. कॉन्सिक्वेंटली द वर्किंग ऑफ द कंपनी वुड बी स्मूथ. और इसी के साथ क्या होगा, जो कंपनी के काम करने का तरीका है, जो काम है, बहुत स्मूथली होगा. अगर हम लोग हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे तो हो सकता है हमारे पास में कोई प्रॉफिट ही ना बचे कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन हम उतना पे करें जिससे कि एम्प्लॉय भी एक हैप्पी लाइफ जी सके और एक कंपनी के पास में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बचे उसको रन करने के लिए. तो ये सबसे स्मूथ वर्किंग आपके लिए प्रोवाइड करेगा. और नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी या पावर कुछ हाथों में होना आपकी कंपनी की, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है उसी पावर उसी अथॉरिटी को अलग अलग लोगों के बीच में बांट देना जिससे कि सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको काम करें. सो द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. जो डिसीजन लेने का पावर है वो कुछ हाथों में होना, उसका कॉन्सेंट्रेशन 2 या 3 लोगों के हाथों में होना, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. whereas its dispersal among more than one person is known as decentralization. और इसको जब हम इस कॉन्सेंट्रेशन को जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू FIOL there is a need to balance between subordinate involvement through decentralization with managers, retention of final authority through centralization. FIOL ने ऐसा बोला है कि हमेशा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है. द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस इन विच द कंपनी इज़ वर्किंग. सेंट्रलाइजेशन का जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए, ये आपके कंपनी के वर्किंग सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी है तो एक पर्सन तो उसको मैनेज नहीं कर सकता है, तो आपको वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिव मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ विलेज. आप लोग देखते हो पंचायत को ज़्यादा पावर दी हुई होती है हमारी कंट्री में, क्योंकि वो एक विलेज छोटी सी जगह है और वो उस विलेज के डिसीजंस ले सकते हैं. उनको जो भी फंड्स दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू वो खुद डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इसको खर्च करना है. लेकिन जब हम लोग नेशनल लेवल पे बात करेंगे, पूरी कंट्री के लेवल पे बात करेंगे, तो हमको डिसेंट्रलाइजेशन को भी फॉलो करना होगा. आप लोग खुद देखते हो जब विलेज के बारे में बात होती है तो पंचायत सारे डिसीजन ले लेती है, लेकिन जब पूरी कंट्री के बारे में बात होगी तो जो सेंट्रल पावर है, सेंट्रल अथॉरिटी है, वो उसको स्टेट लेवल पे डिवाइड करती है. स्टेट अथॉरिटी जो है वो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड करते हो, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो उसको पंचायत अथॉरिटी पे डिवाइड करती है. तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन. Our next topic is
स्केलर चेन। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? स्केलर चेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है ये। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स दोनों से मिलके बना है। सुपीरियर जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट के हेड होते हैं। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन। जो फॉर्मल लाइन है टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल से लेके लो लेवल, तो हाईएस्ट रैंक से लेके लोवेस्ट रैंक तक जो अथॉरिटी लाइन बनी हुई है फॉर्मली, उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। अकॉर्डिंग टू फ्योल, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates. Organization जो है एक ऐसा chain of authority और communication होना चाहिए जो कि top to bottom run कर सके managers से subordinates तक. Let us consider a situation where there is one head A who has two lines of authority under her or him. हम लोग इस सिचुएशन को एक बार कंसिडर करके देखते हैं। हमारे पास में एक हेड है जिसका नाम है ए, जिसके पास में 2 लाइन्स ऑफ अथॉरिटी है और हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो 1 लाइन कंसिस्ट ऑफ, जो ए की 2 लाइन्स उसमें से एक लाइन बनी है बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। और अनदर लाइन जो बनी हुई है अथॉरिटी की वो क्या है? एल, एम, एन, ओ, पी, ठीक है। अभी हम लोग पिक्चर देखेंगे लेकिन उसके पहले हम ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। इफ ई हैज़ टू कम्युनिकेट विद ओ हु इज़ एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, देन शी और ही हैज़ टू ट्रावर्स द रूट ई, डी, सी, बी, एल, एम, एन, ओ। दिस इज ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस डायग्राम को स्केलर चेन के। देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये ए जो है ये हमारा हेड है और इसके पास 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी है। वन इज़ बी, सी, डी, ई एंड एफ एंड सेकेंड इज एल, एम, एन, ओ, पी, सी। अब इन्होंने बोला है कि अगर ई को ओ से कम्युनिकेट करना है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन उसको पहले कम्युनिकेट करना होगा ई को डी से, डी को सी से, सी को बी से, बी को ए से। देन ए कम्युनिकेट करेगा एल से, एल कम्युनिकेट करेगा एम से, एम कम्युनिकेट करेगा एन से और एन करेगा ओ से, ठीक है। इस तरीके का स्केलर चेन हम फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्योल, दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इस चेन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते किस केस में जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो कर रहे हो। हाउएवर इफ देयर इज़ एन इमरजेंसी, सी अभी हम लोग ई से लेके ओ तक जाएंगे तो एक बहुत लंबा चेन बनेगा और बहुत टाइम टेकिंग भी है। अब हमको इमरजेंसी होगा तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ई ओ से कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं? सो कर सकता है। किस रूल के थ्रू? गैंग प्लैंक के थ्रू। आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं ई से लेके ओ तक एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है। हम डायरेक्टली जब 2 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेम लेवल पे काम करते हैं तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस कम्युनिकेशन चेन को हम क्या बोलेंगे? गैंग प्लैंक। दिस इज़ द शॉर्टर रूट एंड हैज़ बिन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज़ नॉट डिलेड। ये बहुत शॉर्ट रास्ता है और वो इसीलिए दिया गया है कि कम्युनिकेशन में देरी ना हो। In practice, you find that a worker cannot directly contact to CEO of the company. आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि वर्कर डायरेक्टली कंपनी के CEO से बात नहीं कर सकता है। If at all she or he has to, then all the formal levels. अगर वो चाहता है E कि वो A से बात करे तो उसको पूरे फॉर्मल लेवल्स को फॉलो करना होगा। E D के पास जाएगा, D C के पास, C B के पास और B A के पास, ठीक है। ये सारे फॉर्मल लेवल्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर, डायरेक्टर एट्सेट्रा हैव टू नो अबाउट द मैटर। हर एक पर्सन को यहाँ पे जो भी मैटर के बारे में कम्युनिकेट हो रहा है वो जानना ज़रूरी है। हाउएवर इन एन इमरजेंसी इट कैन बी पॉसिबल दैट अ वर्कर कैन कॉन्टैक्ट CEO डायरेक्टली। हाँ, अगर इमरजेंसी हो तो एक वर्कर CEO से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। So this is the principle of scalar chain. We are going to learn our next principle of order in the next video. I hope you have learned
efficiently and effectively all these principles we will learn next in the next video. Thank you so much.